अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम जेनेटिक डिजीज़ जो होती हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ आपको पता होगा जो कि हमारी जीन्स में रन करती हैं, हमें इनहेरिट होती हैं, हमें अपने आबाओ अजदाद से, हमारे फोर फादर से मिलती हैं। तो उन डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ होती हैं ये बहुत क्रॉनिक होती हैं। लाइक कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि लाइफ टाइम तक ठीक नहीं होती, फिर उन्हीं डिजीज़ के साथ आपको सर्वाइव करना पड़ता है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, और कुछ जब तक सर्वाइव करते हैं तो वो सफ़र ही करते रहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ होने से हम अपनी हम अपनी पॉपुलेशन को पाकिस्तान में, या हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लें, तो जेनेटिक डिजीज़ और डिसऑर्डर इज़ अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस और म्यूटेशन। या हमारी जीन में या क्रोमोसोम में कोई भी म्यूटेशन या चेंजेस आ जाएंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो एक जीन में भी हो सकता है डिफेक्ट, या तो वो मल्टीपल जीन्स में भी हो सकता है, या पूरे क्रोमोसोम में एडिशन भी हो सकती है, या जीन्स की सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम इसको प्रिवेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम जेनेटिक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करवाएँगे, या तो नहीं, मतलब ये तीनों चीज़ें हम करवाते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, हम जेनेटिक काउंसलिंग भी करवाते हैं, और वैक्सीनेटिंग और सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग होती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग हमारी एक जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं वो करते हैं। उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है जेनेटिक्स में, तो वो फैमिलीज़ को करवाते हैं अबाउट द जेनेटिक कंडीशंस फैमिलीज़ को और पॉपुलेशंस को। और जो लोग उनके पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको वो अच्छी तरह से गाइड करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, और किस तरह फैमिलीज़ में रन करता है। जेनेटिक स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, ये हमारे पास सेकंड आ गया। जेनेटिक काउंसलिंग तो हो गया, अब जेनेटिक स्क्रीनिंग आ गया कि ये किस तरह से होती है। ये हमारे पास 5 तरीके से हो सकती है। एक कैरियर स्क्रीनिंग होती है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग होती है, एनएनएस मतलब न्यू नेटल स्क्रीनिंग होती है। फिर हमारे पास पीजीटी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिजीज़ की स्क्रीनिंग होती है। फिर हमारे पास पीएमएस होती है, मतलब कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। कैरियर स्क्रीनिंग में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पीपल हु कैरी वन कॉपी ऑफ द जीन। ये उन टेस्ट उन लोगों में किया जाता है जो कि जीन की एक कॉपी को कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो 2 उन कॉपी को कैरी करेंगे ना, तो उनमें वो जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस होंगे। तो ये उन पीपल को स्टडी करते हैं जिनके पास एक जीन जो कैरी करके जा रहे होंगे। क्योंकि अगर एक बंदे ने भी जीन कैरी किया और फिर उसने जिससे शादी की है दूसरी जीन उसके पास भी वो भी कैरियर है, तो फिर उन दोनों के आगे ऑफस्प्रिंग में 50% चांसेस होंगे। अब इसकी एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि अगर एक हमारे पास कैरियर है, जो फीमेल है कैरियर है, मदर है, जो फादर है वो भी कैरियर है। सॉरी, मैंने पहले 50 किया है, लेकिन 25 होती है। दोनों कैरियर हैं, दोनों के पास जीन की एक कॉपी है, तो दोनों कैरियर हैं, कॉपी है, उनको डिजीज़ नहीं है। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग उनमें 25% चांसेस होंगे कि उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद कैरियर डिजीज़ में एक कैरियर है हमारे पास, और एक जो है पेरेंट वो डिजीज़्ड है। उनके बच्चों में 50% चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें जेनेटिक डिजीज़ होगी। फिर हम देख लेते हैं प्री नेटल स्क्रीनिंग। प्री नेटल स्क्रीनिंग क्या होती है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स की जाती है, फीटस को देखने के लिए उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि वेदर ही इज़ ग्रोइंग वेल, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट तो नहीं है। अगर हो तो फिर उसको टर्मिनेट कर देना ही बेहतर होता, और कर दिया जाता है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अलाउड इन पाकिस्तान इन इस्लाम और नॉट। तो उसके बाद आई थिंक इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूनेटल स्क्रीनिंग इन सऊदी अरेबिया। न्यूनेटल स्क्रीनिंग में आ जाता है न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। मतलब जो हमारे पास सबसे पहले जो है सऊदी अरबिया ने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और उन्होंने फर्स्ट केस जो स्टडी किया था वो तो कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में 1989 में। फिर एनएनएस स्टैंड्स फॉर न्यूनेटल स्क्रीनिंग, मतलब न्यूनेटल जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि वेदर इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पीएमएस का मतलब होता है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। ये भी सबसे पहले सऊदी अरेबिया में की गई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में फैमिली मैरिजेस का बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं फैमिली में मैरिजेस। तो फिर उनमें एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रही थी,
तो उसको ना वो करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। वो वहाँ पे मतलब फ्री की जाती है सब लोगों की। और 2 तरह से टेस्ट, एक तो जेनेटिक ब्लड डिजीज़ के लिए टेस्ट होते थे और एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए टेस्ट होते थे। इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए हेपेटाइटिस बी और सी, एड्स और एचआईवी के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इनके लिए भी टेस्ट होते थे। और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए भी टेस्ट होते थे भी और हैं भी सऊदी अरबिया में। मतलब जो 2 कपल्स होते हैं वो शादी से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, इसमें यूँ होता है कि ये इन विट्रो जो फर्टिलाइज़ेशन होती है एम्ब्रियो की, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग के लिए ये वाली टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना फ़ीमेल को पिल्स दी जाती हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे वो ज़्यादा ओव्यूम प्रोड्यूस करती है। फिर उन ओव्यूम्स को कलेक्ट किया जाता है यूट्रस से, फिर उनमें स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है। फिर एम्ब्रियो का स्क्रीनिंग करते हैं कि वेदर दिस एम्ब्रियो इज़ ग्रोइंग वेल, कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। अगर वो सही से ग्रो कर रहा होता है तो उसको वापस यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और उसकी ग्रोइंग फर्दर प्रोसीड होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर हमारे पास एक जो थर्ड स्टेप है प्रिवेंशन का, वो वैक्सीनेशन और सप्लीमेंटेशन है। वैक्सीन अगेंस्ट रूबेला लगती है ताकि प्रिवेंट किया जा सके जेनेटिक डिफेक्ट्स को। और सप्लीमेंटेशन में फॉलिक एसिड लेते हैं ताकि जो न्यूरल ट्यूब है उसके डिफेक्ट से बचाया जा सके। और दैट्स इट फॉर टुडे। जो बहुत कॉमन है हमारे पास वो भी देख लें कि एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है, डाउन सिंड्रोम है और सिकल सेल एनीमिया है। ये हमारे पास मार्फन सिंड्रोम भी आ जाता है।